नमस्कार सभी विद्यार्थियों को। जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी लोग? हम उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। दीपक लक्ष्य अब यूट्यूब चैनल के ऊपर सभी लोगों का हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करते हैं। आज हम आप सभी के मध्य में आप सभी की मांग को ध्यान में रखते हुए लेकर के उपस्थित हुए हैं प्रशिक्षित स्नातक चयन परीक्षा 2013 के व्याख्यात्मक हल प्रश्न पत्र, जिसमें हम सभी लोग यूपी टीजीटी 2013 के संपूर्ण मॉडल पेपर को, प्रश्न पत्र को एक साथ में आज देखने वाले हैं, जिससे आपकी आने वाली आगामी परीक्षाओं में लाभ मिलेगा। तो एक बार आप सभी लोग सेशन को लाइक, कमेंट कर शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल के ऊपर यदि आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, जिससे आपको भी महत्वपूर्ण कक्षाओं का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और सेशन बहुत ही शानदार आज का होने वाला है। तो चलिए हम बगैर किसी देरी के, बगैर किसी इंतज़ार के शुरुआत करेंगे आज के पहले प्रश्न के साथ में। भारत भारती का प्रकाशन वर्ष है, यानी किस वर्ष भारत भारती का प्रकाशन हुआ है? 1912, 1914, 1916, 1918। और दनादन से आप लोगों को उत्तर देना है फटाफट से, चूँकि हम लोगों को पूरे प्रश्न पत्र को देखना है तो समय लगेगा। तो भारत भारती का प्रकाशन कब हुआ है? आपका उत्तर होगा विकल्प ए, 1912 ईस्वी में। अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्न में से कौन सी रचना व्याकरण ग्रंथ है? कीर्ति पताका, चर्यापद, उक्त व्यक्ति प्रकरण, वर्ण रत्नाकर। इनमें से कौन सी रचना व्याकरण ग्रंथ है? तो आपका उत्तर क्या होगा? विकल्प सी, यानी उक्त व्यक्ति प्रकरण। ये क्या है? आपका व्याकरण ग्रंथ है। अगला प्रश्न है, घोटक का तद्भव रूप क्या है? अश्व, घोड़ा, तुरंग। तो घोटक का तद्भव रूप क्या बनेगा? घोटक क्या है? ये तत्सम है। और इसका तद्भव रूप क्या होगा? तो आपका जवाब होगा विकल्प सी, यानी कि घोड़ा। अगला प्रश्न है, उपजाऊ का विलोम है? सिंचित, खाद्य, ऊसर, बंजर। उपजाऊ का विलोम क्या होगा? तो आपका सही जवाब होगा विकल्प सी, यानी कि ऊसर। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्न में से अर्धस्वर कहलाता है? यानी इनमें से कौन सा अर्धस्वर है? या, मा, रा, ला। तो अर्धस्वर कौन सा है आपका? विकल्प ए, यानी कि या आपका सही जवाब है। फिर है अगला प्रश्न, देसिल बैना सब जन मिठा, यह प्रसिद्ध उक्ति किसने कही है? विद्यापति, अमीर खुसरो, अब्दुल रहमान, कविगंग। तो आपका उत्तर क्या होगा? विकल्प ए, देसिल बैना सब जन मिठा, ये किसकी उक्ति है? विद्यापति जी की। फिर अगला प्रश्न है, पश्चिमी हिंदी में कौन सी बोली है? मगही, कन्नौजी, मैथिली, अवधी। कौन सी है इनमें से पश्चिमी हिंदी की बोली? तो आपका जवाब क्या है? विकल्प बी, यानी कि कन्नौजी। फिर अगला प्रश्न है, आसक्त का विलोम क्या होगा? विरक्त, अनुरक्त, संसक्ति, विभक्त। आसक्त का विलोम इनमें क्या होगा? तो आपका जवाब है विकल्प ए, विरक्त। फिर अगला प्रश्न है, रीतकाल को अलंकृत काल नाम किसने दिया है? रमाशंकर शुक्ल, रसाल, मिश्र बंधु, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, रामचंद्र शुक्ल। रीतकाल को अलंकृत काल किसने कहा है? तो आपका जवाब है विकल्प सी, मिश्र बंधुओं ने कहा है। फिर अगला है, देश विभाजन की त्रासदी किस उपन्यास में वर्णित है? राग दरबारी, गबन, झूठा सच, इन्हीं हथियारों से। देश विभाजन की त्रासदी किस उपन्यास में है? तो आपका उत्तर क्या होगा? विकल्प सी, झूठा सच में। आप सब जानते हैं। फिर अगला प्रश्न है, राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बाल गंगाधर तिलक, मुंशी आयंगर, बाल गंगाधर खेर, काका साहब कालेलकर। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो आपका जवाब होगा विकल्प सी, बाल गंगाधर खेर। अगला प्रश्न आपके सामने है, जो अधिक बोलता हो उसे कहते हैं? क्या कहते हैं? मितभाषी, मृदुभाषी, वक्ता, वाचाल। तो जो अधिक बोलता हो उसे क्या कहते हैं? आपका जवाब क्या होगा? विकल्प डी, वाचाल कहते हैं। मितभाषी जो कम बोलता हो, मृदुभाषी जो मीठा बोलता हो और बोलने वाले को वक्ता कहते हैं।
फिर अगला है मध्यम वर्ग की पारिवारिक समस्या को दर्शाने वाला नाटक कौन सा है? जन्मेजय का नागयज्ञ, अंधा युग, आधे अधूरे, तमस। तो मध्यम वर्ग की समस्या को दर्शाने वाला नाटक कौन सा है? तो आपका उत्तर होगा विकल्प सी, आधे अधूरे, जो कि मोहन राकेश जी का है। अगला प्रश्न है सूरदास किस उपन्यास का चर्चित पात्र है? गोदान, कर्मभूमि, रंगभूमि, कायाकल्प। सूरदास किस उपन्यास का पात्र है? तो सही जवाब आपका है विकल्प सी, रंगभूमि उपन्यास का पात्र है और ये जीवनी परक उपन्यास है। कमेंट बॉक्स में आप लोगों को बताना है ये उपन्यास किसका है। अगला है अमीर खुसरो किस नाम से जाने जाते हैं? तूतिए हिंद, तोताए हिंद, सितारे हिंद, सरहिंद। अमीर खुसरो को किस नाम से जाना जाता है? तो आपका उत्तर है विकल्प ए, तूतिए हिंद के नाम से जाना जाता है। अगला है क्वेश्चन धन्य भारत भूमि सब रत्नन की उपजावन इस पंक्ति के लेखक हैं? प्रताप नारायण मिश्र, बद्रीनारायण चौधरी, प्रेमघन, भारतेंद्र हरिश्चंद्र, मैथिली शरणगुप्त। तो धन्य भूमि भारत सब रत्नन की उपजावन ये उक्त किसकी है? आपका उत्तर है विकल्प बी, बद्रीनारायण चौधरी, प्रेमघन। अगला क्वेश्चन आपके सामने है पहला गिरमिटिया उपन्यास विशेषकर किस पर केंद्रित है? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, विनोबा भावे। पहला गिरमिटिया उपन्यास किसके ऊपर केंद्रित है? तो आपका उत्तर होगा विकल्प बी, महात्मा गांधी के ऊपर। और किसका उपन्यास है आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला प्रश्न है कामायनी में श्रद्धा किसका प्रतीक है? तन, मन, हृदय, बुद्धि। कामायनी में श्रद्धा किसकी प्रतीक है? तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प सी, हृदय का। और आपको बताना है कमेंट बॉक्स में मनु किसके प्रतीक है। अगला है दूसरी परंपरा की खोज किस विधा की रचना है? आलोचना, खोज एवं सर्वेक्षण, कहानी, ललित निबंध। दूसरी परंपरा की खोज ये किस विधा की रचना है? तो आपका सही उत्तर है विकल्प ए, आलोचना। और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है ये रचना किसकी है। अगला प्रश्न आपके सामने है अन्यमनस्क शब्द का आशय क्या होगा? चार विकल्प आपके सामने हैं, आपको बताना है अन्यमनस्क का आशय क्या होगा। तो आपका जवाब विकल्प बी है तो राइट होगा, जिसका मन किसी दूसरी ओर हो उसे कहते हैं अन्यमनस्क। फिर अगला प्रश्न है पंचवटी शब्द में कौन सा समास है? कर्मधारय, द्विगु, अव्ययी भाव, तत्पुरुष। तो आप सब जानते हैं जिसका पहला पद संख्यावाची होता है वहाँ पर कौन सा समास होता है? विकल्प बी, यानी द्विगु समास होगा पंचवटी में। फिर अगला है हिंदी में स्वच्छंदतावाद का कवि कौन कहा जाता है? हरिओध, रामनरेश त्रिपाठी, श्रीधर पाठक, राधा कृष्ण दास। हिंदी में स्वच्छंदतावादी कवि कौन है? तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प सी, यानी श्रीधर पाठक। फिर अगला प्रश्न है बिनु पद चले सुनय बिनु काना में कौन सा अलंकार है? और विकल्प आपके सामने है, आपको बताना है इनमें कौन सा अलंकार है। तो इस प्रश्न में जो है विकल्प कोई भी नहीं सही है। बिनु पद चले सुनय बिनु काना में विभावना अलंकार होता है, जहाँ पर कारण के बिना कार्य होता है। फिर है अगला प्रश्न है समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला कहलाता है? सार्वभौमिक, सार्वकालिक, सार्वदेशिक, सर्वज्ञ। समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला उसे क्या कहते हैं? तो आपका सही उत्तर होगा इस प्रश्न के लिए विकल्प ए, उसे कहते हैं सार्वभौमिक। फिर अगला प्रश्न है अतीन्द्रिय शब्द का आशय क्या है? बताना है आपको चारों विकल्प देख करके अतीन्द्रिय शब्द का आशय क्या होगा। तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प ए, इंद्रियों की पहुंच से बाहर उसे कहते हैं अतीन्द्रिय। फिर अगला प्रश्न है भक्ति आंदोलन भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास है? कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी, डॉक्टर भगीरथ मिश्र। भक्ति आंदोलन भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास है, ये कथन किसका है? तो आपका सही उत्तर क्या होगा? विकल्प बी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। और आपको कमेंट में बताना है कि जो है ईसाइयत की इन भक्ति आंदोलन को किसने माना है। अगला प्रश्न है सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक किसकी नाट्य कृति है? सुरेंद्र वर्मा, रामकुमार वर्मा, महादेवी वर्मा, भगवती चरण वर्मा। तो सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक ये किसकी नाट्य कृति है? तो आपका उत्तर होगा विकल्प ए, सुरेंद्र वर्मा जी की। आगे बढ़ेंगे हम सभी लोग। अगला प्रश्न है सुखम दुखम उपन्यास की लेखिका हैं? चित्रा मुदगल, प्रभा खेतान, ममता कालिया, नासिरा शर्मा। सुखम दुखम उपन्यास की लेखिका कौन है? तो आपका सही जवाब होगा विकल्प सी, यानी ममता
कालिया जी का उपन्यास है सुखम दुखम। अगला प्रश्न है कुटिल का विलोम है, कौन सा है? जटिल, रूढ़, ऋजु, वक्र। कुटिल शब्द का विलोम इनमें से कौन सा होगा? आपका उत्तर है विकल्प सी यानी ऋजु होगा कुटिल का विलोम। अगला प्रश्न आपके सामने है रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया है? अद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, द्वैतवाद। रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया है? तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प सी विशिष्टाद्वैतवाद। और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है। फिर अगला प्रश्न है जिसने मृत्यु को जीत लिया हो कहलाता है, उसे क्या कहते हैं? अमरत्व, मृत्युंजय, अभयदान, अभय मुद्रा। तो जिसने मृत्यु को जीत लिया हो उसे क्या कहते हैं? विकल्प बी यानी मृत्युंजय कहा जाता है। फिर अगला प्रश्न आपके सामने है प्रत्यय रहित शब्द इनमें से कौन सा है? मर्मज्ञ, वैज्ञानिक, कृपालु, अनुवाद। तो इनमें से जो प्रत्यय रहित शब्द है आपका वो उत्तर होगा आपका विकल्प डी अनुवाद, चूंकि अनुवाद में क्या है? अनु उपसर्ग लगा हुआ है। फिर अगला है प्रबंध चिंतामणि की रचयिता का नाम है? दामोदर पंडित, कवियासग, रोड़ा कवि, मेरतुंग। प्रबंध चिंतामणि के रचयिता कौन है? तो आपका सही जवाब होगा विकल्प डी यानी कि मेरतुंग जी। फिर अगला प्रश्न आपके सामने है ब्रजभाषा का क्षेत्र कौन सा नहीं है? धौलपुर, सरगुजा, मथुरा, आगरा। इनमें से कौन सा जो है ब्रजभाषा का क्षेत्र नहीं है? तो सही जवाब होगा विकल्प बी सरगुजा। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला प्रश्न है आदिकाल को बीज व पनकाल नाम किसने दिया है? 4 विकल्प आपके सामने ही, फटाफट से बताना है आदिकाल को बीज व पनकाल नाम किसने दिया है? तो सही उत्तर होगा विकल्प सी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने आदिकाल को बीज व पनकाल कहा है। अगला प्रश्न है आर्द्र का विलोम शब्द इनमें से है? नम, शुष्क, गीला, लचीला। आर्द्र का विलोम क्या होगा? तो आपका उत्तर है विकल्प बी आर्द्र का विलोम है शुष्क। फिर अगला प्रश्न है परुष शब्द का विलोम है? अपौरुष, सरल, कठोर, कोमल। परुष का विलोम क्या होगा? तो आपका उत्तर होगा जो है विकल्प डी कोमल, चूंकि परुष माने कठोर होता है। फिर आगे बढ़ते हम लोग। अगला प्रश्न है तदी समाज से किसका संबंध था? केशव चंद्र सेन, भारतेंद्र हरिश्चंद्र, राजा राम मोहन राय, ईश्वरचंद विद्यासागर। तदी समाज से किसका संबंध है? तो आपका जवाब है विकल्प बी भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी। अगला प्रश्न है जो मापा ना जा सके इसका सही अर्थ है? अमानक, अपरिग्रह, अपरिमेय, अतुल्य। जो मापा ना जा सके उसका सही अर्थ क्या होगा? तो आपका उत्तर है विकल्प सी अपरिमेय। आगे बढ़ते हैं। आपका प्रश्न है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को संघ की राजभाषा का दर्जा मिला है? अनुच्छेद 343, 344, 345, 346। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को संघ की राजभाषा का दर्जा मिला है? तो आपका उत्तर क्या होगा इस प्रश्न के लिए? विकल्प ए अनुच्छेद 343 में। अगला प्रश्न है अकाल पुरुष गांधी किसने इस जीवनी की रचना की है? जैनेन्द्र कुमार, आज्ञेय, डॉक्टर देवराज, प्रभाकर माचवे। अकाल पुरुष गांधी जीवनी के रचनाकार कौन हैं? तो सही उत्तर आपका है विकल्प ए यानी कि जैनेन्द्र कुमार जी ने अकाल पुरुष गांधी रचना इन जीवनी लिखी है। फिर अगला है साये में धूप काव्यकृति की रचयिता हैं? रघुवीर सहाय, दुष्यंत कुमार, नरेश मेहता, धर्मवीर भारती। साये में धूप ये रचना किसकी है? तो आपका उत्तर होगा विकल्प बी यानी कि दुष्यंत कुमार। अगला प्रश्न है गोकुलनाथ की रचना का नाम है? 84 वैष्णवन की वार्ता, भक्तमाल, चिताई वार्ता, गोसाई चरित। गोकुलनाथ की रचना का नाम इनमें से कौन सा है? तो आपका उत्तर है विकल्प ए 84 वैष्णवन की वार्ता। और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है चिताई वार्ता किसकी रचना है। अगला प्रश्न है किस कवि को अभिनय जयदेव के नाम से जाना जाता है? विद्यापति, भवभूति, नरसिंह मेहता, रविदास। किस कवि को अभिनय जयदेव के नाम से जाना जाता है? तो आपका सही जवाब क्या होगा? विकल्प ए विद्यापति। और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है मीराबाई के गुरु कौन थे। अगला प्रश्न है उपदेश रसायन की रचयिता कौन है? जिनिदत्त सूर्य, जिनिधर्म सूर्य, शालिभद्र सूर्य, धनपाल। उपदेश रसायन रास इसके रचयिता कौन है? तो आपका उत्तर होगा विकल्प ए यानी जिनिदत्त सूर्य। फिर
आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रचना एवं उसके रचनाकार सही नहीं है? कविता कौमुदी, रामनरेश त्रिपाठी, हिमकिरीटी, माखनलाल चतुर्वेदी, हल्दी घाटी, श्याम नारायण पांडे, रसवंती, सियाराम शरणगुप्त। कौन सा सही नहीं है? तो आपका उत्तर होगा विकल्प डी, यानी रसवंती ये रचना रामधारी सिंह दिनकर की है, ना कि सियाराम शरणगुप्त की, और बाकी सभी विकल्प बिल्कुल इसके आपके ठीक है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला प्रश्न है, निम्न में से प्रत्यय रहित शब्द है, कौन सा है? दर्शनीय, दुर्गुण, भिक्षुक, कर्तव्य। प्रत्यय रहित शब्द इनमें से कौन सा है? तो आपको बताना है इनमें किसमें प्रत्यय नहीं है। आपका जवाब होगा विकल्प बी, यानी कि दुर्गुण में क्या है? दुर, ये उपसर्ग है आपका। फिर अगला है, केशव कही न जाय का कहिए, पंक्ति किस कवि की है? केशवदास, कबीरदास, तुलसीदास, नरहरदास। ये पंक्ति किसकी है? केशव कही न जाय का कहिए। तो आपका उत्तर होगा विकल्प सी, यानी तुलसीदास की विनय पत्रिका से ये पंक्ति ली गई है। अगला प्रश्न है, आवाहन का विलोम इनमें से कौन सा होगा? अवगाहन, तिरोभाव, विसर्जन, धन्यवाद। तो आवाहन का विलोम क्या होगा? विकल्प सी, यानी कि विसर्जन होगा। फिर हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 50वें प्रश्न में हम लोग आ चुके हैं, निम्न में से कौन अर्थालंकार है? श्लेष, यमक, वक्रोक्ति, रूपक। इनमें से कौन सा अर्थालंकार है? तो आपका जवाब है विकल्प डी, रूपक। रूपक क्या है? ये अर्थालंकार है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप में से कोई नया है, चैनल के ऊपर पहली बार आया है और आप चाहते हैं हमको भी ऐसी ही कक्षाएं लगातार मिलती रहें, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, जिससे आपको महत्वपूर्ण कक्षाएं लगातार मिलती रहेंगी। अगले प्रश्न को देखते हैं, कौन सा देशज शब्द का उदाहरण नहीं है? फर्राटा, अड़ियल, उच्चतर, घुमक्कड़। इनमें से कौन सा देशज शब्द नहीं है? तो आपका जवाब होगा विकल्प सी, उच्चतर। बाकी के देशज शब्द हैं। फिर अगला है, निम्न में से कौन सी रचना उसके रचनाकार सही नहीं है? फूल नहीं रंग बोलते हैं, केदारनाथ अग्रवाल। उस जनपद का कवि हूँ, त्रिलोचन शास्त्री। सीढ़ियों पर धूप में, शमशेर बहादुर सिंह। संसद से सड़क तक, सुदामा पांडे, धूमिल। तो इनमें से जो सही नहीं है, आपका उत्तर होगा विकल्प सी, सीढ़ियों पर धूप में। ये रचना शमशेर बहादुर सिंह जी की नहीं है। किसकी है? आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला है, वल्लभाचार्य द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है? सिद्धांत संग्रह, अध्यात्म पुराण, महाभाष्य, अणुभाष्य। वल्लभाचार्य की इसमें से रचना कौन सी है? तो आपका जवाब होगा विकल्प डी, अणुभाष्य। फिर जो है अगला प्रश्न है, किस शब्द में आ उपसर्ग नहीं है? आजन्म, आगमन, आकर्षक, आदरणीय। इनमें से किसमें आ उपसर्ग नहीं है? तो आपका उत्तर होगा विकल्प डी, आदरणीय। और आजन्म, आगमन, आकर्षक में आ उपसर्ग है। फिर अगला आपका प्रश्न है, रुद्र संप्रदाय की स्थापना किसने की है? रुद्र स्वामी, श्री स्वामी, विष्णु स्वामी, निम्बार्काचार्य। रुद्र संप्रदाय की स्थापना किसने की है? तो आपका उत्तर कौन सा है इस प्रश्न के लिए? विकल्प सी, यानी कि विष्णु स्वामी ने रुद्र संप्रदाय की स्थापना की है। फिर अगला प्रश्न आपके सामने है, रामवृक्ष बेनीपुरी की कौन सी कृति यात्रा वृत्त की है? सागर की लहरों पर, अप्रवासी की यात्राएं, पैरों में पंख बांधकर, मेरी यूरोप यात्रा। कौन सी रचना इनमें से है रामवृक्ष बेनीपुरी जी की? तो आपका उत्तर है विकल्प सी, पैरों में पंख बांधकर। फिर अगला प्रश्न है, निराला किस पत्रिका से संबंधित नहीं थे? सुधा, इंदु, समन्वय, मतवाला। तो किससे संबंधित नहीं है निराला? आपका उत्तर होगा विकल्प बी, इंदु। और सुधा, समन्वय, मतवाला का संपादन निराला जी ने किया है। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारतेंदु ने यात्रा वृत्त संबंधी कौन सी रचना लिखी है? गंगा गया यात्रा, इलाहाबाद की यात्रा, गंगा पार की यात्रा, सरयू पार की यात्रा। तो इनमें से जो भारतेंदु का यात्रा वृत्त संबंधी लेख है यानी रचना है, तो आपका सही जवाब होगा विकल्प डी, यानी सरयू पार की यात्रा। अगला प्रश्न आपके सामने है, बीभत्स रस का स्थायी भाव है? शोक, विस्मय, जुगुप्सा, अद्भुत। बीभत्स रस का स्थायी भाव क्या है? तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प सी, यानी कि जुगुप्सा। अगला प्रश्न है, अंगद पैज की रचना किसने की है? नाभादास, धरणीदास, ईश्वरदास, मलुकदास। अंगद पैज की रचना किसने की है? तो आपका उत्तर होगा विकल्प सी, यानी ईश्वरदास जी ने। फिर अगला प्रश्न है, निम्न में से मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार कौन सा नहीं है? ये प्रश्न में होना चाहिए कौन सा नहीं है। इलाचंद्र जोशी, जैनेन्द्र अज्ञे, मनोहर श्याम जोशी। यहाँ पर आप नहीं कर लीजिए,
कौन सा नहीं है, तब उत्तर सही आएगा। तो इनमें से जो नहीं है मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार, आपका उत्तर होगा विकल्प डी यानी मनोहर श्याम जोशी। बाकी जैनेन्द्र इलाचंद्र अज्ञे ये तीनों लोग मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से हिंदी साहित्य का अतीत किसने लिखा है? डॉक्टर विश्वनाथ तिवारी, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, राहुल सांकृत्यायन। हिंदी साहित्य का अतीत किसने लिखा है? तो आपका उत्तर क्या माना जाएगा? विकल्प बी यानी आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी। उसके बाद में अगला प्रश्न है, अथवा व्याकरण की दृष्टि से है संधि, उपसर्ग, अन्वय, अव्यय। तो अथवा व्याकरण की दृष्टि से क्या है? आपका उत्तर होगा विकल्प डी यानी ये अव्यय है। फिर अगला है, साखी किस कवि का काव्य संग्रह है? केदारनाथ सिंह, कुंवर नारायण, मलयज, विजय देवनारायण शाही। साखी किसका काव्य संग्रह है? आप सब जानते हैं। सही उत्तर क्या होगा? विकल्प डी यानी विजय देवनारायण शाही का काव्य संग्रह है साखी। अगला प्रश्न है, संपत्ति शास्त्र के लेखक इनमें से कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल और श्याम सुंदर दास। संपत्ति शास्त्र ये रचना किसकी है? तो आपका उत्तर होगा विकल्प ए आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। अर्थशास्त्र विषय ग्रंथ है। अगला प्रश्न है, अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना मुहावरे का अर्थ क्या है? 4 विकल्प आपके सामने हैं, आपको बताना है जो है अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो आपका उत्तर होगा विकल्प सी यानी अपनी प्रशंसा स्वयं करना, अर्थात अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना। आगे बढ़ेंगे हम सभी लोग। अगला प्रश्न है, जगन्नाथ में कौन सी संधि है? वृद्धि संधि, यण संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि। जगन्नाथ शब्द में कौन सी संधि है? तो आपका उत्तर क्या है? विकल्प डी यानी व्यंजन संधि है जगन्नाथ में। अगला है, वीर रस का स्थायी भाव है। देखते हैं हम लोग क्या है वीर रस का स्थायी भाव। शोक, भय, उत्साह, निर्वेद। वीर रस का स्थायी भाव क्या है? तो आपका उत्तर होगा विकल्प सी यानी कि उत्साह। फिर अगला प्रश्न है, छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा है? शानदार परिभाषा है। जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, नंदुलारे वाजपेयी, डॉक्टर नगेंद्र। छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा है? तो आपका सही उत्तर क्या होगा? विकल्प डी डॉक्टर नगेंद्र जी ने। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, निम्न में से कौन सी रचना एवं रचनाकार का युग्म सही नहीं है? काव्य निर्णय भिखारी दास, रस रहस्य कुलपति मिश्र, रस विलास चिंतामणि, भाव विलास केशवदास। कौन सा सही नहीं है? तो आपका उत्तर क्या होगा इस प्रश्न के लिए? विकल्प डी भाव विलास रचना केशवदास की नहीं बल्कि किसकी है? देव कवि की है। और बाकी सब सही है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, लक्ष्मीपुरा किस विधा की रचना है? यात्रावृत्त, निबंध, रिपोर्टाज, डायरी। लक्ष्मीपुरा किस विधा की रचना है? तो आपका उत्तर होगा विकल्प सी रिपोर्टाज विधा की रचना है। और किसकी है लक्ष्मीपुरा आपको बताना है कमेंट करके। अगला प्रश्न है, शालिभद्र सूरी की रचना का नाम है? नेमिनाथ रास, भरतेश्वर बाहुबली रास, सुमतिगण रास, जयमंत जसचंद्रिका। शालिभद्र सूरी की रचना का नाम क्या है? तो आपका सही उत्तर होगा इस प्रश्न के लिए विकल्प बी भरतेश्वर बाहुबली रास। अगला प्रश्न है, फणीश्वर नाथ रेण की कौन सी कहानी है? बताना है आपको। रसप्रिया, रस आखेटक, रसिक प्रिया, प्रिया नीलकंठी। तो कौन सी इनमें से कहानी है फणीश्वर नाथ रेणु जी की? आपका सही उत्तर क्या होगा इस प्रश्न के लिए? विकल्प ए यानी कि रसप्रिया रचना है, यानी कहानी है ये फणीश्वर नाथ रेणु की। अगला प्रश्न है, साकेत महाकाव्य का सर्वाधिक मार्मिक सर्ग कौन सा है? षष्ठ, सप्तम, अष्टम, नवम। साकेत महाकाव्य का सर्वाधिक मार्मिक सर्ग कौन सा है? तो आपका उत्तर होगा विकल्प डी यानी नवम। और आपको बताना है साकेत महाकाव्य किसने लिखा है, रचना किसकी है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, आलमोड़े का बाजार किस विधा की रचना है? जीवनी, रिपोर्टाज, प्रगति, यात्रावृत्त। आलमोड़े का बाजार ये किस विधा की रचना है? तो आपका उत्तर होगा विकल्प बी ये रिपोर्टाज विधा की रचना है। और आपको बताना है आलमोड़े का बाजार ये रिपोर्टाज किसने लिखा है। फिर अगला प्रश्न है, निम्न में से रेखा चित्र विधा की रचना नहीं है? कठगुलाब, क्षण बोले कण मुस्काए, पुरानी स्मृतियाँ रेखाएं बोल उठी। तो कौन सी रचना नहीं है रेखा चित्र विधा की? तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प ए कठगुलाब ये उपन्यास है। और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कठगुलाब किसका उपन्यास है। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्न में से कौन शिलांकित कृति है? पाहुड़ दोहा, राउल वेल, प्राकृत पैंगलम, वर्ण रत्नाकर।
शिलांकित कृति इनमें से कौन सी है? तो आपका सही जवाब क्या होगा? विकल्प बी राउलवेल। और आपको कमेंट करके बताना है राउलवेल ये रचना किसकी है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, अर्धकथानक किस विधा की रचना है? जीवनी, उपन्यास, आत्मकथा, नाटक। अर्धकथानक ये किस विधा की रचना है? तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प सी आत्मकथा। और आपको कमेंट करके बताना है अर्धकथानक किसकी आत्मकथा है। फिर अगला प्रश्न है, झीनी झीनी बीनी चदरिया किस उपन्यासकार की कृति है? राही मासूम रजा, अब्दुल बिस्मिल्लाह, असगर वजाहत, मुद्रा राक्षस। झीनी झीनी बीनी चदरिया किस उपन्यासकार की कृति है? तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प बी अब्दुल बिस्मिल्लाह। और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है झीनी झीनी बीनी चदरिया उपन्यास में किस चीज़ का चित्रण किया गया है, किसका चित्रण है, यानी विषय क्या है। अगला प्रश्न है, उद्योग का संधि होगा। 4 विकल्प आपके सामने हैं, आपको बताना है उद्योग का संधि विच्छेद सही क्या होगा। तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प ए उत्धन योग। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रबोध 50 ग्रंथ के रचयिता कौन है? रामानंद, कबीरदास, मतिराम, पद्माकर। प्रबोध 50 किसकी रचना है? तो आपका इनमें सही उत्तर क्या होगा बताना है आप लोगों को फटाफट से। प्रबोध 50 ये जो है किसकी रचना है? विकल्प डी पद्माकर जी की। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस पत्रिका से संबंधित साहित्यकार नहीं है? नया ज्ञानोदय रविंद्र कालिया, पहल ज्ञान रंजन, तद्भव अखिलेश, दस्तावेज रामचंद्र तिवारी। कौन सा सही नहीं है? तो आपका उत्तर होगा विकल्प डी दस्तावेज ये रामचंद्र तिवारी की जो है कृति नहीं, वो पत्रिका नहीं है। बाकी नया ज्ञानोदय रविंद्र कालिया, पहल ज्ञान रंजन, तद्भव अखिलेश ये सब सही है। अगला प्रश्न आपके सामने है, कड़ाही से गिरा चूल्हे में आ पड़ा का भाव है। बताना है। 4 विकल्प आपके सामने हैं, इसमें सही उत्तर क्या होगा? कड़ाही से गिरा चूल्हे में आ पड़ा। तो इसके लिए सही जवाब होगा विकल्प ए, यानी एक विपत्ति से छूटकर दूसरी विपत्ति में आ पड़ना। इसका मतलब है कड़ाही से गिरा चूल्हे में आ गया। अगला है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी इस पंक्ति के रचनाकार हैं? चंदन दास, मलूक दास, नानक, संत रैदास। तो प्रभु जी तुम चंदन हम पानी ये पंक्ति किसकी है? आपका उत्तर होगा विकल्प डी संत रविदास जी की। फिर अगला प्रश्न है, कलश का पर्याय है। कलश का पर्याय कौन सा है? जल, कुंभ, पात्र, उपस्कर। तो कलश का पर्याय क्या होगा? आपका जवाब है विकल्प बी यानी कि कुंभ सही होगा। फिर अगला है, नाटक के लिए रंगमंच होना चाहिए, रंगमंच के लिए नाटक नहीं, ये कथन किसका है? डॉक्टर मोहन राकेश, मुद्रा राक्षस, रामकुमार वर्मा, जयशंकर प्रसाद। नाटक के लिए रंगमंच होना चाहिए, रंगमंच के लिए नाटक नहीं, ये कथन किसका है? तो आपका सही जवाब होगा विकल्प डी यानी कि जयशंकर प्रसाद जी का है। अगला है प्रश्न, चंद्रिका का पर्याय है। पर्याय मतलब पर्यायवाची, चंद्रहास, रजत, कौमुदी, स्वर्णकिरण। चंद्रिका का पर्याय इनमें से कौन सा है? तो आपका सही जवाब होगा विकल्प सी यानी कि कौमुदी। फिर अगला प्रश्न है, सांप्रदायिक समस्या पर लिखा गया उपन्यास कौन सा है? तमस, बलचनवा, अपनी अपनी अजनबी, बूंद और समुद्र। सांप्रदायिक समस्या पर लिखा गया उपन्यास इनमें से कौन सा है? तो आपका उत्तर क्या होगा इस प्रश्न का? विकल्प ए यानी कि तमस उपन्यास किसका है आपको बताना है। उसके बाद में अगला प्रश्न है, प्रेम कुपंथ कराल महा तरवार की धार पे धावनो है, इस पंक्ति के रचयिता हैं? आलम, मतिराम, घनानंद, बोधा। प्रेम को पंथ कराल महा तरवार की धार पे धावनो है, एक पंक्ति किसकी है? विकल्प डी यानी बोधा कवि की। बोधा किस काल के कवि हैं आपको बताना है। अगला है, निम्न में से किस कवि को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है? सरहपा, पुष्पदंत, स्वयंभू, हेमचंद। किसको अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है? तो आपका सही जवाब है विकल्प सी यानी कि स्वयंभू जी को। फिर अगला है, अरुण यह मधुमय देश हमारा, यह किसने कहा है? ध्रुवसामनी, देवसेना, कार्नेलिया, मधुलिका। अरुण यह मधुमय देश हमारा ये गीत जो है किसने गाया है? तो आपका जवाब होगा विकल्प सी कार्नेलिया का। आपको कमेंट बॉक्स में बताना यह गीत किस रचना में है। फिर अगला प्रश्न है, खेट कौतुकम किसकी रचना है? रहीम दास, रस खान, कविगंग, दादू दयाल। किसकी रचना है खेट कौतुकम? तो आपका उत्तर होगा विकल्प यानी कि रहीम दास जी। उसके बाद अगला प्रश्न है, समरस थे जड़या चेतन, सुंदर साकार बना था, चेतनता एक विलसती, आनंद अखंड घना था। पंक्तियों में रस कौन सा है? श्रृंगार रस, करुण रस, शांत रस, भयानक रस।
समरस्थे जड़या चेतन, सुंदर साकार बना था, चेतनता एक विलसती आनंद अखंड गना था। इसमें कौन सा रस है? आपका उत्तर होगा विकल्प सी शांत रस। अगला है, निम्न में से कौन सा उपन्यास और उसका लेखक सही नहीं है? महाभोज मन्नू भंडारी, आवा चित्ता मुदगल, तत्सम राजी सेठ, मुझे सूरज चाहिए सुरेंद्र वर्मा। तो जो सही नहीं है आपका उत्तर होगा विकल्प डी, इनका उपन्यास है मुझे चांद चाहिए। और बाकी महाभोज मन्नू भंडारी, आवा चित्रा मुदगल, तत्सम राजी सेठ, ये सब सही है। फिर अगला है, पाप और पुण्य के चित्रंजन नैतिक प्रश्न को किस उपन्यास में प्रस्तुत किया गया है? सामर्थ्य और सीमा रेखा, चित्रलेखा, भूले बिसरे चित्र, आखिरी दांव। किसमें पाप पुण्य को उठाया गया है? तो आपका उत्तर क्या होगा विकल्प बी, यानी कि चित्रलेखा उपन्यास में। फिर आपको बताना है चित्रलेखा उपन्यास किसका है। अगला है, परमानंद शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष, द्वंद्व, कर्मधारय, अव्ययीभाव। परमानंद शब्द में कौन सा समास है? तो सही उत्तर क्या होगा आपका विकल्प सी, कर्मधारय समास है। अगला प्रश्न आपके सामने, प्रत्येक का संधि विच्छेद होगा। 4 विकल्प आपके सामने है, बताना है जो है प्रत्येक का संधि विच्छेद सही इनमें से कौन होगा। तो आपका उत्तर होगा विकल्प बी, यानी कि प्रतिधन एक बराबर प्रत्येक। और आपको बताना है प्रत्येक शब्द में कौन सी संधि है। अगला प्रश्न है, किस शब्द में आ उपसर्ग है? अभिमान, अनजान, अभाव, अवमान, इनमें से किस में आ उपसर्ग है? तो आपका उत्तर होगा विकल्प सी, यानी कि अभाव में आ उपसर्ग है। अगला प्रश्न आपके सामने है, बिहारी हिंदी की बोली का नाम है? मगही, बघेली, छत्तीसगढ़ी, बुंदेली। बिहारी हिंदी की बोली का नाम क्या है? तो आपका सही उत्तर इनमें से कौन सा होगा? विकल्प ए, यानी कि मगही। फिर अगला प्रश्न है, 100वें प्रश्न पर हम लोग पहुंच चुके हैं। आप लोग कक्षा को ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथी मित्रों में शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। और यदि हमारे चैनल के ऊपर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे आपको भी ऐसी ही महत्वपूर्ण कक्षाएं मिलती रहें। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नाट्यकृति है तिलचट्टा, शुतुरमुर्ग, अंधों का हाथी, बकरी। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की नाट्यकृति इनमें से कौन सी है? तो आपका सही जवाब क्या होगा? विकल्प डी, बकरी। और आपको बताना है बकरी नाटक का प्रकाशन कब हुआ है। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? संस्कृत में 3 वचन है, हिंदी में 2 वचन है, हिंदी में 2 लिंग है, संस्कृत में हिंदी की तरह 2 लिंग है। तो कौन सा सही नहीं है, यानी कि गलत है? तो आपका उत्तर होगा विकल्प डी, यानी संस्कृत में हिंदी की तरह 2 लिंग हैं, यानी नहीं है। इसमें संस्कृत में 3 लिंग होते हैं। संस्कृत में 3 वचन है, हिंदी में 2 वचन, हिंदी में 2 लिंग, ये सब सही कथन है। फिर अगला प्रश्न आपके सामने है, उदय प्रकाश द्वारा कौन सी कहानी इनमें से नहीं लिखी गई है? तिरिच, पाल गोमरा का स्कूटर, पीली आंधी, दरियाई घोड़ा। कौन सी कहानी उदय प्रकाश की इनमें से नहीं है? तो आपका उत्तर होगा विकल्प सी, पीली आंधी। और बाकी सभी कहानियाँ उदय प्रकाश जी की हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, यह पथबंधु था उपन्यास के लेखक हैं? नरेश मेहता, प्रभाकर माचवे, भैरव प्रसाद गुप्त, रांगे राघव। ये पथबंधु था, ये उपन्यास किसका है? तो आपका उत्तर है विकल्प ए, यानी कि नरेश मेहता जी का। अगला प्रश्न आपके सामने है, विज्ञान गीता की रचना किसने की है? व्यास जी, बाल गंगाधर तिलक, केशवदास चिंतामणि। विज्ञान गीता ये रचना किसकी है? तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प सी, यानी कि केशवदास जी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन वर्णिक छंद इनमें से है? आपको बताना है वर्णिक छंद कौन सा है? दोहा, चौपाई, सवैया, रोला। तो इसमें जो वर्णिक छंद है आपका सही उत्तर होगा विकल्प सी, सवैया। और दोहा, चौपाई, रोला ये सब मात्रिक छंद हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, स्वप्न का विलोम क्या होगा? देखते हैं हम लोग, दिवा स्वप्न, खुमारी, निद्रा, जागरण। तो स्वप्न का विलोम क्या होगा? आपका उत्तर होगा विकल्प डी, यानी कि जागरण। फिर अगला प्रश्न है, ओछे की प्रीत बालू की भीत का भाव क्या है, यानी अर्थ क्या है? आपको बताना है। 4 विकल्प आप सभी के सामने हैं। ओछे की प्रीत बालू की भीत का भाव क्या होगा? तो आपका सही उत्तर है विकल्प सी, यानी बालू की भीत की दीवार की भांति जो है ओछे लोगों का प्रेम अस्थायी होता है। अगला प्रश्न आपके सामने है, नटों के जीवन संघर्ष का उल्लेख किस उपन्यास में नहीं है? कब तक पुकारूं, शैलूस, झूला नट, सेवा सदन। किस उपन्यास में नट जीवन का संघर्ष नहीं है? तो आपका उत्तर होगा विकल्प डी, सेवा सदन, चूँकि सेवा सदन में वैश्यावृत्ति का चित्रण किया गया है। फिर अगला है, आदिकाल को प्रारंभिक काल नाम किसने दिया है? डॉक्टर ग्रियर्सन, मिश्र बंधु, महावीर प्रसाद द्विवेदी,
हजारी प्रसाद द्विवेदी। आदिकाल को प्रारंभिक काल नाम किसने दिया है? तो आपका उत्तर होगा विकल्प बी यानी कि मिश्र बंधुओं ने। अगला प्रश्न है, अधिकार खोकर बैठना यह महादुष्कर्म है, इस पंक्ति की रचयिता हैं रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरणगुप्त, निराला, सुभद्रा कुमारी चौहान। तो अधिकार खोकर बैठे रहना ये महादुष्कर्म है, ये पंक्ति किस कब की है? तो आपका सही जवाब होगा विकल्प बी, मैथिली शरणगुप्त जी की है और जयद्रथ रचना से ये पंक्ति ली गई है। अगला प्रश्न है, वागर्थ पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है? मुंबई, वाराणसी, नई दिल्ली, कोलकाता। वागर्थ पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है? आपका सही जवाब है विकल्प डी, कोलकाता से। अगला प्रश्न है, हम विश्वाई जन्म के इस काव्य कृति के रचयिता हैं सुभद्रा कुमारी चौहान, राम नरेश त्रिपाठी, बालकृष्ण शर्मा, नवीन गोपाल सिंह नेपाली। हम विश्वाई जन्म के इस काव्य कृति के रचनाकार कौन है? तो आपका उत्तर होगा बालकृष्ण शर्मा, नवीन। और आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है किस कवि ने स्वयं को बिस्पाई और अनिकेतन कहा है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन किसके लिए प्रसिद्ध नहीं है? उपमा के लिए कालिदास, करुणा के लिए भवभूत, अलंकार के लिए भामा, वक्रोक्त के लिए क्षेमंद्र। तो कौन यानी कि गलत है, प्रसिद्ध किसके लिए नहीं है? आपका सही उत्तर होगा विकल्प डी, वक्रोक्त के लिए क्षेमंद्र नहीं प्रसिद्ध है बल्कि कुंतक प्रसिद्ध है। और उपमा के लिए कालिदास, करुणा के लिए भवभूत, अलंकार के लिए भामा, ये तो सब सही है। अगला प्रश्न आपके सामने है, वल्लभा यानी राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया है? वल्लभाचार्य, माधवाचार्य, हितहरिवंश, सूरदास। राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन करने वाले कौन है? तो आपका सही उत्तर क्या माना जाएगा इस प्रश्न के लिए? हितहरिवंश ने राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन किया है। अगला प्रश्न है, अहेतुक का शुद्ध रूप इनमें से कौन सा होगा? 4 विकल्प आप सभी के सामने हैं, आपको बताना है इनमें से अहेतुक का सही रूप क्या माना जाएगा। तो आपका उत्तर क्या है? विकल्प बी यानी अहेतुकी, ये जो है सही लिखा जाता है वर्तनी में। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस कवि ने सतसई की रचना नहीं की है? मतिराम, सेनापति, बिहारी, वृंद। इनमें से किसने सतसई नहीं लिखी है? तो आपका उत्तर होगा विकल्प बी, सेनापति ने जो है सतसई नहीं लिखी है और मतिराम, बिहारी, वृंद ने सतसई को लिखने का काम किया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से द्वंद्व समास का उदाहरण बताइए। शोकाकुल, सर्वोत्तम, वीर पुरुष, पापूर्ण। इनमें से किसमें द्वंद्व समास है? तो सही उत्तर क्या होगा आपका इस प्रश्न के लिए? विकल्प डी, पाप और पुण्य, ये द्वंद्व समास है। अगला प्रश्न आपके सामने है, महाप्राण ध्वनियाँ व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित हैं? पहला दूसरा, दूसरा तीसरा, दूसरा चौथा, पहला चौथा। महाप्राण ध्वनियाँ व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित हैं? तो आप सभी लोग जानते हैं इनमें जो है दूसरा और चौथा ये महाप्राण होता है, यानी विकल्प सी आपका सही जवाब है। उसके बाद में अगला प्रश्न आपके सामने है, जो शीघ्र ही किसी बात या युक्ति को सोच ले उसे क्या कहते हैं? सहमति, व्युत्पन्न मति, प्रत्युत्पन्न मत, संपत्ति। जो शीघ्र ही किसी बात या युक्ति को सोच ले उसे क्या कहा जाता है? विकल्प सी यानी प्रत्युत्पन्न मति। अगला है, अंजो दीदी किस विधा की रचना है? किस विधा की रचना है? कविता, नाटक, कहानी, उपन्यास। अंजो दीदी किस विधा की रचना है? तो आपका जवाब होगा विकल्प बी, नाटक। और आपको बताना है ये किसका नाटक है। फिर अगला है, ना बहुत गर्म ना बहुत ठंडा, उसको एक शब्द में क्या कहेंगे? समशीत, समउष्ण, उष्ण कटिबंध, समशीतोष्ण। ना बहुत गर्म ना बहुत ठंडा, इसको एक शब्द में क्या कहेंगे? विकल्प डी आपका उत्तर होगा समशीतोष्ण कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से दलित आत्मकथा नहीं है, कौन सी नहीं है दलित आत्मकथा? अपने अपने पिंजरे, जूठन, तिरस्कृत, मेरी असफलताएं। दलित आत्मकथा इनमें से कौन सी नहीं है? तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प डी, मेरी असफलताएं। अपने अपने पिंजरे, जूठन, तिरस्कृत, ये सब क्या है? दलित आत्मकथा हैं। उसके बाद में अगला प्रश्न आपके सामने है, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई है। सार्थक की बात चल रही है, शब्द, पद, ध्वनि, वाक्य। तो भाषा की इनमें से सार्थक लघुत्तम इकाई कौन सी होगी? विकल्प ए यानी कि शब्द होगा। फिर अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्या कहा जा रहा है? भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई, ये प्रश्न आपका हो गया। फिर अगला है, शिवराज भूषण ग्रंथ में किसका विवेचन मिलता है? रस, ध्वनि, अलंकार, औचित्य। शिवराज भूषण ग्रंथ में किसका विवेचन मिलता है? तो आपका सही उत्तर क्या माना जाएगा? विकल्प सी यानी इसमें अलंकार का विवेचन है। और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है शिवराज भूषण ये किसका ग्रंथ है। अगला प्रश्न आपके सामने है, कबीर
किस शासक के समकालीन थे? हुमायूं, अकबर, सिकंदर लोदी, बहादुर शाह जफर। कबीर किस शासक के समकालीन थे? तो आपका सही जवाब होगा विकल्प सी यानी सिकंदर लोदी। तो प्यारे विद्यार्थियों और साथियों, आज के इस खूबसूरत सेशन को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, जिसमें आप सभी लोगों ने प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक चयन परीक्षा उत्तर प्रदेश यानी टीजीटी हिंदी के 2013 के जो है मॉडल पेपर को देखा जाना समझा, जिसमें आप सभी लोगों ने 125 प्रश्न देखे, जो कि आपकी आगामी होने वाली समस्त परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। हम उम्मीद करते हैं ये सत्र, ये सेशन आप सभी लोगों को पसंद आया होगा। सेशन को लाइक करिए और हाइप कीजिए, अपने अधिकतम साथी मित्रों में शेयर करिए ताकि उनको भी इस कक्षा का लाभ मिल सके। और साथ ही साथ हमारे चैनल से अपने साथी मित्रों को जोड़ते रहिए। या चैनल के ऊपर कोई पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे आपको भी आने वाली महत्वपूर्ण कक्षाओं का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और उन सभी साथियों का, विद्यार्थियों का तहे दिल से आभार, धन्यवाद, जो रोज़ आकर के प्रतिदिन अंत तक कक्षा को वॉच करते हैं, अपना समय देते हैं। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में आप सभी लोग अवश्य दर्ज करें। हम आप सभी लोगों को पुनः से मिलेंगे नए मॉडल पेपर के साथ, नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, शुभ रात्रि आप सभी लोगों को विद्यार्थियों।